हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 रसायन विज्ञान की अध्याय 1 से लगाकर अध्याय 10 तक के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर। यह बहुविकल्पीय प्रश्न यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इन्हीं प्रश्नों में से आपके यूपी बोर्ड में पूछे जाएंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, लेकिन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं तैयार करना है इनके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अध्याय 1 बिलियन के बहुविकल्पीय प्रश्न, अध्याय 1 बिलियन के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है, आसुत या शुद्ध जल की मोलरता क्या होगी। तो चलिए पहले इसको हल करके देख लेते हैं। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए कि ऑप्शन ए होगा 100 मोल, ऑप्शन बी 55.56 मोल, या 50 मोल, या 18 मोल। तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे, फिर हम इसका आंसर लिखेंगे। तो ये मोलरता आपने पढ़ी होगी कि किसी चीज़ की मोलरता निकालनी होती है। तो मोलरता होती क्या है कि किसी भी कोई प्रति लीटर बिलियन में घुलित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यानी कोई भी मोल हो और प्रति लीटर आयतन में घुलित हो, उस पदार्थ को क्या बोला जाता है, उस पदार्थ की क्या होती है, मोलरता। उसे मोलरता कहा जाता है कि किसी मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या और प्रति लीटर आयतन में घुलित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बात किसकी हो रही, जल की। तो अगर हम जल की मोलरता निकालनी है हमें, तो क्या होगा, पहली बात होगी कि एन बराबर क्या पढ़ा आपने, W/M होता है, यानी ये होता है भार, किसी विलेय पदार्थ का भार, और उसका क्या होता है, अणुभार। तो यहाँ पर जल की निकालनी होगी, तो क्या लगेंगे, जल का भार चाहिए पहले तो, ठीक है। जल का भार बटे क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, उसका अणुभार, जल का अणुभार चाहिए, ठीक है। और बटे में क्या होगा, साथ में क्या होगा, इसका आयतन, किसमें, लीटर में, ठीक है। आयतन किस में होगा, लीटर में, आयतन लीटर में होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर भार, तो देखो मान तो दे नहीं रहे, तो हमें भार निकालना होगा। तो भार निकालेंगे तो भार बराबर क्या होगा, घनत्व गुणे आयतन मान लेते हैं। आयतन की बात कर रहे हैं, आयतन में गुले हैं, तो घनत्व गुणे आयतन। तो घनत्व यानी मात्रा कितनी है उसकी, 1, ठीक है। जल की मात्रा 1 मोल में, और आयतन कितना हो जाएगा आपका, इस आयतन को लिख दीजिए मिलीलीटर में बनाइए, किसमें, मिलीलीटर में। तो मिलीलीटर में किसकी मात्रा होगी, कितनी, 1000। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होती हैं, तो 1000 मिलीलीटर होती हैं। तो यह आयतन मिलीलीटर में हो जाएगा। तो अब क्या करें, फिर आप और फिर दूसरी बात, इसका अणुभार निकालना होता है। तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो कितना, 1 गुणे कितना हो जाएगा, 2 + 16, यानी कितना निकलेगा, 18 इसका अणुभार होता है। तो अगर आप यहाँ पर मान रखते हो तो आपका क्या हो जाएगा, जल का अणुभार कितना, भार कितना निकाला हमने, तो ये कितना निकाला हमने, 1000। कितना निकाला, 1000 बटे क्या निकलेगा, अणुभार कितना निकाला हमने, 18, और इसकी मात्रा कितनी थी लीटर में, तो 1 मिलीलीटर में। तो 18 से हम इसमें जब भाग देंगे तो आपका कुछ 55.56 का आंसर आ जाएगा। यानी जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी है, वो सही आंसर हो जाएगा। यानी 55.56 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला है, 180 ग्राम जल में विलेय के कितने मोल हैं। तो 180 ग्राम जल, इसमें देखो, इसमें भी हमें क्या करना है, सेम इसका भी। तो क्या होगा, एन बराबर क्या पढ़ा हमने, W/M। तो कितने मोल, यानी एन निकालना है, तो किसके, 180 ग्राम जल की। तो मात्रा कितनी, भार कितना दे रहे हैं, 180 ग्राम है, W कितना दे रहे हैं, 180 ग्राम, और अणुभार कितना होगा जल का, तो 18 होता है। तो 18 से इसको काटिए, तो कितनी बार कट जाएगा आपका, 100 बार, ठीक है, कट जाएगा नहीं, अच्छा सॉरी, 18 धाम की 180, 10 बार कट जाएगा, कितनी बार, 18 का 10 बार कट जाएगा। तो कितने मूल, तो आपका ऑप्शन सही होगा कौन सा, सी, यानी 10 मूल हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नांकित में से कौन सा अणुसंघ गुणधर्म है। आपके ऑप्शन होंगे, पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी श्यानता, ऑप्शन सी परासरण दाब, ऑप्शन डी प्रकाशिक सक्रियता। सही आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, परासरण दाब इसका सही आंसर होगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंघ गुणधर्म नहीं है, तो परासरण दाब हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपरासरी होते हैं। तो आपका ऑप्शन होगा 0.1 मोल NaCl तथा 0.1 मोल Na2SO4, या 0.1 मोल यूरिया तथा 0.1 मोल NaCl,
या 0.1 मोल यूरिया तथा 0.2 मोल AmGCl2, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0.1 मोल CaNO3 का होल ट्वाइस तथा 0.1 मोल Na2SO4। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? 0.1 मोल CaNO3 का होल ट्वाइस तथा 0.1 मोल N2SO4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम बिलियन में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी? ठीक है, तो 10%, तो आपका ऑप्शन होगा 5.0 ग्राम या 10.0 ग्राम या 20.0 ग्राम या 40.0 ग्राम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कितने? 20 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 20 ग्राम हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन अणुसंघ गुणधर्म नहीं है? तो आपका विकल्प होंगे यानी ऑप्शन होंगे पृष्ठ तनाव, परासरण दाब या बाष्प दाब अवनमन या हिमांक का अवनमन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव हो जाएगा। चलिए तो अब देखते हैं चैप्टर नंबर 2, विद्युत रसायन के बहुविकल्पीय प्रश्न। तो अध्याय 2 विद्युत रसायन का पहला विकल्प होगा यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 7 होगा, विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है? तो आपके ऑप्शन है सेमी -2 ओम -1 या सेमी ओम -1 या तुल्यांक -1, सेमी -1 ओम -1 या सेमी -2 या ओम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए प्रश्न नंबर 8 है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर है ए, धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर या विलयन की मोलरता पर या ये सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी पर निर्भर करता है, ये सभी हो जाएगा। फिर देखिए 9वां प्रश्न है, धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 विस्थापित नहीं कर सकती है वो है ऑप्शन नंबर, आपके ऑप्शन हो जाएंगे Zn, Cu या Mg या Al। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या करते? Cu, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से अम्ल विस्थापित नहीं कर सकती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 है, विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए होगा सोडियम क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन नंबर बी यूरिया, सी अमोनियम नाइट्रेट या ऑप्शन नंबर डी नाइट्रिक अम्ल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? यूरिया। क्या होगा? यूरिया सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 है, संक्षारण से बचाने के लिए आयरन पर की जाने वाली सबसे टिकाऊ धातु प्लेटिंग होगी। तो ऑप्शन ए कॉपर, बी टिन, सी जिंक और डी निकिल। तो सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, यानी कौन सी? जिंक की, जिसे जस्तीकरण भी कहा जाता है। चलिए तो अगला अध्याय देखते हैं, अध्याय नंबर 3। तो अध्याय 3 है रासायनिक बलगतिकी और इसका पहला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 12 होगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ये रिएक्शन दी हुई है। तो ऑप्शन ए है CH3COO2H5 प्लस NaOH अभिक्रिया CH3COO Na प्लस C2H5OH या CH3 प्लस H2O अभिक्रिया CH3COOH प्लस CH3OH या 2FeCl3 प्लस SnCl2 अभिक्रिया 2FeCl2 प्लस SnCl2 और यह होगा लास्ट H2 प्लस Cl2 अभिक्रिया HCl। तो आपका सही आंसर यही ऑप्शन नंबर डी H2 प्लस Cl2 सही हो जाएगा नहीं कि यह एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इसमें अभिक्रिया की जो अभिक्रिया का दर या वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि इसकी मात्रा अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। वो क्या कहलाती है? अभिक्रिया की यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। चलिए देखिए, फिर देखिए प्रश्न नंबर 13 है, वेग स्थिरांक ताप बढ़ने पर, वेग स्थिरांक ताप बढ़ने पर क्या बढ़ेगा, घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं?
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेग बढ़ने पर ताप बढ़ता है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 14 है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धआयुकाल के लिए समीकरण है। तो क्या होगा, टी हाफ बराबर 0.693 बटे के या टी 1/2, 0.602 के या टी 1/2, के 0.693 या टी 1/2 के 0.602। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है, शून्य कोटि अर्धायुकाल के लिए क्या होता है, इस हो जाएगा 0.693 बटे के क्या होता है आपका वेग स्थिरांक होता है। चलिए तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, देखो मोल लीटर इनवर्स या सेकंड इनवर्स या मोल लीटर इनवर्स या मोल सेकंड इनवर्स या सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। क्या हो जाता है, सेकंड -1 हो जाता है। यानी इसका मतलब क्या होता है, 1/2 इनका मतलब होता है। इसको अपन ऊपर ले जाते हैं तो किस में जाता है, माइनस में हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए प्रश्न नंबर 16 है, अभिक्रिया A+2B अभिक्रिया उत्पाद के लिए वेग स्थिरांक R AB का मतलब स्क्वायर द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि है। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी इसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, कितनी, 3 हो जाएगी कि, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो जितने भी अभिकारक उसमें भाग लेते हैं 1 और 2, कितने जितने भी अभिकारक भाग लेते हैं वो उसकी कोटि होती है। तो कितने, एक भाग में है और बी कितने, 2 भाग में है। तो क्या कहलाएगी, इसकी अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। चलिए तो अब प्रश्न यानी अध्याय नंबर 4 के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। 4 है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, और प्रश्न नंबर होगा 17, संक्रमण तत्वों में 4D श्रेणी का तत्व है, ए 37, बी 47 या सी 57 या डी 30। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, बी 47 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि निम्न तत्वों में से लैंथेनाइट तत्व है। तो निम्न तत्वों में से लैंथेनाइट तत्व है, तो RaCe या AC या Zr। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CE यानी सीरियम। सीरियम क्या है, एक लैंथेनाइट तत्व है। तो चलिए अगला देखते हैं, आयन जिसमें सबसे अधिक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, Fe+3, CO+3, Ni+2 या Cu+2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपका आयरन होता है यानी Fe, ये सबसे अधिक आयन यानी सबसे अधिक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए तो अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20, संक्रमण श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो संक्रमण श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होती है, तो यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए n-1 से n-1 डी से लगाकर एक डी से 1 से 10 तक के तत्व यानी परमाणु क्रमांक भरा जाएगा, और यहाँ पर SN1 1 से 2 तक। डी पे पता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी भरी जाती है, 10 तक, और एस पर कितनी होती है, 2। और ये किसके लिए हो जाएगा, संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न नंबर 21 है, रंगीन आयनों का निर्माण निम्न की उपस्थिति के कारण संभव होता है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की, युग्मित इलेक्ट्रॉन की, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन की, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसमें, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। चलिए तो अब अगला अध्याय देख लेते हैं। अध्याय 5 है उपसय संयोजक यौगिक। तो उसका प्रश्न नंबर 22 होगा, निम्नलिखित में कौन सा आयन उपसय संयोजक यौगिक नहीं बनाता है, Na+, Cr+2 या Cu+2 या Cr+3। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, Na+। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा लिगेंड कीलेट बनाता है। ऑप्शन होंगे एसीटेट, ऑक्सीलेट या एमीन या साइनाइड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीलेट क्या बनाते हैं,
कीलेट बनाते हैं, यानी जो आपका ऑक्जिलेट लिगेंड होता है वो क्या बनाते हैं, कीलेट बनाते हैं। तो आपका अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 24, CONH3 का होल 6Cl2 में उपसय संयोजन संख्या कितनी है, 2, 3, 5 या 6। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कितनी, 6। तो देखिए ये क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होती है, ये क्या होता है लिगेंड, और ये क्या होती है उपसय संयोजन संख्या। तो यहाँ पर छोटे ब्रैकेट के पास जो भी संख्या लगी होती है वो क्या कहलाती है, उपसय संयोजन संख्या। तो यहाँ पर जो 6 क्या है आपकी उपसय संयोजन संख्या होगी। फिर अगला देखिए प्रश्न नंबर 25 है, हेट्रोलिप्टिक संकर है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CONH3 का 5 और SO4, यानी हेप्टोलिप्टिक संकुल हैं, क्योंकि इनमें धातु परमाणु दो भिन्न प्रकार के लिगेंडों से जुड़ा होता है। जो अगर धातु परमाणु दो अलग अलग लिगेंडों से जुड़ा होता है वे क्या कहलाते हैं, हेट्रोलिप्टिक संकर कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाकी तो सब केवल एक एक लिगेंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये कितने से जुड़ा है, 2 लिगेंड से, एक NH3 और एक SO4 से, तो इसलिए क्या कहलाते हैं, हेप्टोलिप्टिक संकरण कहलाते हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित बंधनी समाव्यक्तता दर्शाता है। प्रश्न नंबर 26 समाव्यक्तता दर्शाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या रहता है, CN क्या रहता है, बंधनी समाव्यक्तता दर्शाता है। चलिए तो अगला अध्याय देखते हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। इसका प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हेलो फॉर्म अभिक्रिया देता है। तो आपके ऑप्शन होंगे RCOCH3 या RCOCl या RCH3 या CH2 या RNO2। R का मतलब क्या होता है, CH3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, RCOCH3 क्या देता है, एक हेलो फॉर्म अभिक्रिया देता है, ठीक है। अगला देखिए फास्जीन है, ऑप्शन है PH3 या POCl3 या CH2 या COCl2। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, COCl2। क्या होगा, COCl2 क्या होगा, एक फास्जीन होगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए, हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या बेंजीन सल्फोनेमाइड या फेनिल आइसोसाइनाइड। तो क्या हो जाए, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या कहलाता है, एक हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 30 है, जो क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर बनाता है। ऑप्शन ए है फास्जीन, ऑप्शन बी फार्मिक अम्ल, ऑप्शन सी फार्मिक क्लोराइड या मेथिल क्लोराइड होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, फास्जीन। क्या कहलाता है, फास्जीन, यानी जो मेथिल क्लोराइड प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होता है। अगर चाहो तो देखो समीकरण लिख सकते हो कि अगर CH क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 क्या करे, ऑक्सीकृत होकर धीरे धीरे किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में धीरे धीरे, तो क्या बनाता है, एक तो बनाता है COCl2 यानी क्या बनाता है, फास्जीन, और साथ में HCl बनाता है। अगर संतुलित करने के लिए लिखें तो यहाँ पर संतुलित कर सकते हो, और फास्जीन बनाता है, ठीक है, फास्जीन बनाता है, रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। अगला देखिए क्लोरोफॉर्म का प्रयोग एक कीटनाशक के रूप में, एक फफूंदीनाशक के रूप में, या औद्योगिक विलायक के रूप में, या अवशोषक के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औद्योगिक विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए तो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अगला अध्याय है एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर, और प्रश्न नंबर 32 है, ल्यूकास अभिकर्मक किसकी पहचान में प्रयुक्त होता है, एल्कोहल की, ईथर की, या एमीन की, या अम्ल की। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसकी, एल्कोहल की पहचान के लिए ल्यूकास अभिकर्मक यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ल्यूकास अभिकर्मक का। फिर देखिए फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, किसको, फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, तो क्लोरोटीन, ठीक है, या पिक्रिक अम्ल, या मेथॉक्सी बेंजीन, या एस्टिल्डिहाइड।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। यानी अगर बात की जाए, जैसे फिनॉल की बात कर रहे हैं, अगर फिनॉल को किसके साथ गर्म करना है, बात कर रहे हैं नाइट्रिक अम्ल, यानी किसकी, नाइट्रिक HNO3 के साथ कह सकती हो, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो, HNO3 के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, पिक्रिक अम्ल। यानी क्या होगा, NO2 और NO2, ये किसका होता है, पिक्रिक अम्ल होता है। तो किसकी, पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है, ये इसका समीकरण हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए अगला है असम्मित ईथर है, CH3OCH2 या CH3OCH3 या CH3OC2H5 या C2H5OC2H5 या इनमें से कोई नहीं। तो सम्मित ईथर क्या होते हैं, जिनकी दोनों, देखो यहाँ पर देखिए CH3 यानी मैथिल समूह समान है, तो ये सम्मित ईथर कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए CH3CO2H5 एक दूसरे से अलग हैं, तो क्या कहलाती है, असम्मित ईथर कहलाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी क्या होगी, CH3OC2H5 क्या होंगे, असम्मित ईथर हैं। फिर देखिए प्रश्न नंबर 35 है, डाई एथिल ईथर विलेय है जल में, HCl में, H2SO4 में या KOH में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी HCl में। ठीक है, HCl में। फिर देखिए प्रश्न नंबर 36 है, ल्यूकास अभिकर्मक है, HgCl, यानी इसे बोलेंगे, आप लिख सकते हो सांद्र HgCl और निर्जल ZnCl2 या PDBaSO4 या तनु HCl या निर्जल ZnCl2 या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, सांद्र क्या होगा, सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2। ये तनु HCl था, ये सांद्र HCl होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं अध्याय नंबर 8 की बहुविकल्पीय प्रश्न।